गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपठित गद्यांश करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है, तो पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे। अपठित का अर्थ है अ जमा पठित, अर्थात जो पढ़ा ना हो। गद्यांश का अर्थ है गद्य जमा अंश। गद्य का क्या अर्थ होता है? आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ, और अंश का अर्थ है हिस्सा या भाग। तो गद्यांश का अर्थ हुआ कि आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कोई भी जो रचना है उसका भाग या हिस्सा। अपठित गद्यांश की क्या परिभाषा है? जो गद्यांश निर्धारित पाठ्यपुस्तक में पढ़ा ना हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। जो आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ा है उसे हम अपठित गद्यांश जो है वो कहेंगे। बच्चे, यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने अपठित गद्यांश में करना क्या होता है। अगर मैं साधारण रूप से आपको समझाऊं तो जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाते हो जब आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा हो और समझा हो। इसी तरह आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ जो है कोई रचना का भाग आपको दिया जाएगा, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपने देने हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें जो है वो ध्यान रखने वाली हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं? पहला, दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। जो भी आपको गद्यांश दिया जाएगा उसको आपने 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश में ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। गद्यांश आप पढ़ लोगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर जो है आप उसी में से ढूंढोगे। आपके द्वारा लिखे गए उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। संक्षिप्त मतलब कि छोटे और सटीक मतलब कि बिल्कुल रेलिवेंट। आपने बिल्कुल सही जो है वो उत्तर देना है जो प्रश्न के हिसाब से जो है वो सटीक हो। भाषा सरल और वाक्य छोटे बनाएं। भाषा को सरल रखें और जो आपके वाक्य हैं वो छोटे बनाएं। प्रश्नों का उत्तर वाक्य के रूप में दीजिए। प्रश्नों का उत्तर जो है आपने 1-2 शब्दों में नहीं देना है, प्रश्नों का उत्तर आपने वाक्य के रूप में देना है। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दें। आप व्याकरण से संबंधित मतलब कि ग्रामर से संबंधित जो भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर जो है आप 1-2 शब्दों में दे सकते हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे ज़रूरी नहीं उसका उत्तर जो है आपको गद्यांश में से मिले। यहाँ पर आपके व्याकरण का ज्ञान जो है वो परखा जाता है। तो आज हम एक गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो है गद्यांश लिखा गया है, पहले हम उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक बगीचे में तरह तरह के फूल थे, सभी सुंदर और मनमोहक थे। गुलाब बोला, मैं फूलों का राजा हूँ, लोग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। मेरी सुगंध का तो कोई जवाब नहीं। गुलाब का घमंड मोगरे को अच्छा नहीं लगा। वह बोला, इतना मत इतराओ, मेरी सुंदरता और सुगंध तुमसे कम नहीं। मेरी माला और फूल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, वर वधू भी एक दूसरे को मेरी ही माला पहनाते हैं। उनकी बातें सुनकर तालाब में खिला कमल मुस्कुरा कर बोला, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ। मेरी गंध और सुंदरता ने तो मुझे लक्ष्मी जी का प्रिय बना दिया है। अपने देश भारत का मैं राष्ट्रीय फूल हूँ। तभी एक तितली वहाँ आई, एक एक करके हर फूल के पास जाकर उसे प्यार किया और बोली, तुम सब सुंदर हो, कोई किसी से कम नहीं। तो अब हम इसके प्रश्न जो है वो पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गुलाब अपने को फूलों का राजा क्यों कह रहा था? दूसरा प्रश्न है, मोगरे के फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तीसरा प्रश्न है, कमल के फूल की क्या विशेषता है? चौथा प्रश्न है, वर शब्द का स्त्रीलिंग लिखें। पांचवा प्रश्न है, लाभ शब्द का विलोम शब्द लिखें। छठा प्रश्न है, फूल शब्द के 2 पर्यायवाची लिखें। तो हम सबसे पहले वाला प्रश्न दोबारा पढ़ेंगे।
गुलाब अपने को फूलों का राजा क्यों कह रहा था। अब हमने इसका आंसर ढूंढना है, उत्तर ढूंढना है, तो हम दोबारा जो है गद्यांश को पढ़ना आरंभ करते हैं। एक बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, सभी सुंदर और मनमोहक थे। गुलाब बोला, मैं फूलों का राजा हूँ, लोग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, मेरी सुगंध का तो कोई जवाब नहीं। जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है और हाईलाइट किया है, उन शब्दों में मुझे अपने पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है, लेकिन मैं इसको जो है इसी तरह इन पंक्तियों को उठाकर उत्तर में नहीं लिख सकती। मुझे प्रश्न को दोबारा पढ़कर समझना होगा कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाए। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुलाब अपने को फूलों का राजा क्यों कह रहा था। तो मैं उत्तर किस प्रकार लिखूंगी। गुलाब अपने को फूलों का राजा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने प्रश्न के हिसाब से ही अपना उत्तर लिखा है। मैंने गद्यांश में से जो है लाइंस, पंक्तियाँ जो है उठाकर यहाँ पर नहीं लिखी हैं। जो मेरा उत्तर है वो गद्यांश में से ही है, लेकिन मैंने उसको प्रश्न के हिसाब से लिखा है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मोगरे के फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम पहले प्रश्न के उत्तर के बाद से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। गुलाब का घमंड मोगरे को अच्छा नहीं लगा, वह बोला, इतना मत इतराओ, मेरी सुंदरता और सुगंध तुमसे कम नहीं। मेरी माला और फूल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, वर वधू भी एक दूसरे को मेरी ही माला पहनाते हैं। जिन अक्षरों को मैंने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन किया है, उसमें मुझे अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। तो मैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखूंगी। देवताओं पर मोगरे के फूलों की माला चढ़ाई जाती है और वर वधू एक दूसरे को मोगरे के फूलों की माला पहनाते हैं। तो मेरा तीसरा प्रश्न है, कमल के फूल की क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए मैं दोबारा गद्यांश की तरफ जाऊंगी और दूसरे प्रश्न के उत्तर के बाद जो है फिर गद्यांश पढ़ना शुरू करूंगी। उनकी बातें सुनकर तालाब में खिला कमल मुस्कुरा कर बोला, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ, मेरी गंध और सुंदरता ने तो मुझे लक्ष्मी जी का प्रिय बना दिया है, अपने देश भारत का मैं राष्ट्रीय फूल हूँ। तो इसका उत्तर भी मैं जो है प्रश्न के हिसाब से ही लिखूंगी। तो मैं लिखूंगी, कमल का फूल अपनी सुंदरता और गंध के कारण लक्ष्मी जी का प्रिय है और यह भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। उसके बाद जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं वो सारे जो है आपके व्याकरण से संबंधित है। तो वर शब्द का स्त्रीलिंग लिखें। यहाँ पे वर शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ था गद्यांश में, तो लेकिन यहाँ पर वर का स्त्रीलिंग भी जो है साथ में ही दिया गया है। जैसे आप इसकी छठी लाइन देखो, वहाँ पर लिखा हुआ है, वर वधू भी एक दूसरे को मेरी ही माला पहनाते हैं। तो वर के साथ वधू लिखा गया है और वधू जो है वो वर का स्त्रीलिंग है। तो हम यहाँ पर अपना जो है उत्तर जो है वो लिख देंगे वधू। उसके बाद लाभ शब्द का विलोम शब्द लिखें। लाभ शब्द जो है वो गद्यांश में दिया गया है, लेकिन इसका विलोम शब्द जो है वो गद्यांश में नहीं है। यहाँ पर आपने अपने व्याकरण के ज्ञान का जो है वो प्रयोग करना है और यहाँ पे हमारा उत्तर होगा हानि। उसके बाद छठा प्रश्न है, फूल शब्द के दो पर्यायवाची लिखें। फूल शब्द जो है वो आपके गद्यांश में दिया गया है और आप फूल शब्द के पर्यायवाची जो है व्याकरण में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर आप फूल शब्द के जो पर्यायवाची शब्द लिखोगे, पुष्प और कुसुम। मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने गद्यांश पढ़कर कैसे जो है वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको एक गद्यांश जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैं भेज रही हूँ। आप उसको भी एक बार करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।